नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी के चलते आज से मणिपुर में 2 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश के अधिकतर राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर मणिपुर सरकार ने राज्य में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राज्य में आज से दोपहर 2 बजे से अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले राज्य के धोबल जिले में भी 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के अंदर जिले के रास्तों पर वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा राजस्थान सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है और इस षड्यंत्र में एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि महामारी के इस दौर में जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान में चुनी सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस कृत्य में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता एवं हमारी पार्टी के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल है और यह सभी नेता राज्य में चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जमावड़े पर लगेगी रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने इस महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बकरीद के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न करने के निर्देश जारी किए हैं। यूपी के डीजीपी द्वारा जारी किए गए पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। पत्र में सभी जिला के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ईद की कुर्बानी के दौरान गो हत्या न की जाए। पत्र में कहा गया है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की अफवाहों से इलाके में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ ही खुले स्थानों में कुर्बानी और गैर मुस्लिम इलाकों में मांस ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। योगी सरकार की गाइडलाइन में पुलिस कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि डीजीपी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पुलिस लाउड स्पीकर का प्रयोग लोगों को सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए करे। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के इन 3 अस्पतालों में 31 जुलाई तक आईसीयू बेड की संख्या हो जाएगी 2700। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने मृत्यु दर कम करने के लिए अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में इस महामारी के एक्टिव केस में काफी कमी आई है। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अगले कुछ दिनों में राजधानी के 3 बड़े अस्पताल एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में 600 बेड बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक दिल्ली के इन सभी 3 बड़े अस्पतालों में 2700 आईसीयू बेड करने का फैसला किया है। दिल्ली के इन 3 अस्पतालों में फिलहाल 2110 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आदेश, स्वतंत्रता दिवस पर अच्छे आचरण वाले कैदियों की होगी रिहाई। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा किया जाए। वह चाहते हैं कि विभाग इस उद्देश्य के लिए एक सूची तैयार करे। इसकी जानकारी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को राज्य पुलिस विभाग को स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर अच्छे आचरण के साथ कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राव ने बुधवार को मुख्य सचिव सोमेश कुमार, जेलों के महानिदेशक राजीव त्रिवेदी और डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी के साथ प्रगति भवन में एक बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कैदियों की रिहाई से संबंधित दिशा निर्देशों की जांच भी की। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन ने LAC पर सैनिक जमावड़े में कोई कमी नहीं की, लंबे समय तक कायम रखना चाहता है विवाद। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अपनी तरफ से तनाव कम करने का कोई प्रयास करता नजर नहीं आ रहा है। उसकी तरफ PLA के 40,000 जवान अभी भी तैनात है। उनके रुख से लग रहा है कि इस विवाद को वह लंबे समय तक कायम रखना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर से हुई प्रयास के बाद हुई सैन्य व कूटनीतिक स्तर की वार्ता में बनी सहमति का सम्मान करने के पक्ष में भी नहीं है। इन वार्ताओं में तनाव वाले बिंदुओं से सेनाओं को पीछे करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों में किया संशोधन, कार में स्पेयर टायर रखने की नहीं है जरूरत। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूस्ट देने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में सरकार द्वारा जारी किए गए नए संशोधन के तहत अगर कार टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है या टायर रिपेयर किट है तो कार में स्पेयर टायर रखने की जरूरत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर किया गया है। कार में स्पेयर टायर नहीं होने पर ज्यादा जगह मिलेगी और इसमें एक बैटरी एक्स्ट्रा रखी जा सकती है। देश के कार्बन फुटप्रिंट में बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रहा है। नए संशोधन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी बैटरी को खाली जगह में रखा जा सकता है, जिससे व्हीकल की रेंज बढ़ाई जा सकेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केरल में एग्जाम सेंटर के बाहर भीड़ लगाने पर 600 पेरेंट्स पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 6 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस महामारी के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें से ज्यादातर एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं के अभिभावक हैं। 21 जुलाई को 3 छात्रों के माता पिता इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद बुधवार को 2 और लोगों का इस महामारी का पॉजिटिव परीक्षण टेस्ट आया। इस महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई को किया गया था, जिसके बाद परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों और अभिभावकों की भीड़ उमड़ आई थी। इस दौरान न तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न ही इस महामारी के प्रोटोकॉल को फॉलो किया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने चीन की 11 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन की 11 कंपनियों पर व्यापार प्रतिबंध लगाया है। इन कंपनियों के खिलाफ चीन के मुस्लिम जनसंख्या वाले सिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में लिप्त होने की शिकायत है। अमेरिका द्वारा सोमवार को घोषित यह प्रतिबंध चीन पर दबाव बनाने की नई कोशिश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर इस क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में रखने के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका और चीन के संबंधों में गिरावट के कारणों में मानवाधिकार, व्यापार और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सिंजियांग क्षेत्र का मुद्दा भी शामिल है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इन आरोपों के चलते चीन के 4 अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। वही जवाबी कार्रवाई में बीजिंग ने उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड का विरोध करने वाले अमेरिका के 4 सीनेटरों पर जुर्माना लगाने की घोषणा भी की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दिए निर्देश, प्रोडक्ट पर लिखना होगा देश का नाम। जी हां दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले आयातित उत्पादों के ऊपर देश का नाम दर्शाना होगा, यानी यह बताना होगा कि आयातित उत्पाद किस देश का है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है। केंद्र की ओर से मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम और नियमों के तहत ई-कॉमर्स साइटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-कॉमर्स लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर किस उत्पाद के मूल देश का नाम दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन और ताइवान में तनातनी और बड़ी, हांगकांग के 2 सरकारी अधिकारियों के वीजा रद्द।
जी हां दोस्तों, चीन से बढ़ती तनातनी के बीच ताइवान ने हांगकांग के 2 सरकारी अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। हांगकांग चीन के अधिकार वाला अर्ध स्वायत्तता क्षेत्र है। चीन द्वारा हाल ही में वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने से हांगकांग की स्वायत्तता खतरे में पड़ गई है। ताइवान समेत दुनिया के प्रमुख देशों ने चीन के इस कदम का विरोध किया है। वीजा रद्द करने का ताइवान का ताजा कदम इसी विरोध के परिणाम स्वरूप माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी बांग्लादेश पर विकसित हो रहा है। अरब सागर में लक्षद्वीप क्षेत्र और इसके आसपास के भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी तेजी, चांदी हुई 2550 रुपए महंगी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के मामलों में आई तेजी की वजह से दुनिया भर में सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई है। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतों में 430 रुपए की तेजी आई है। वहीं इस दौरान चांदी के भाव में 2550 रुपए प्रति किलोग्राम का बड़ा उछाल आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम इस बढ़ोतरी के बाद 50,920 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 60,400 रुपए तक पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया ने कर्मचारियों की सैलरी में की 40% तक की कटौती। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स और पायलट्स की सैलरी में 40% तक की कटौती कर दी है। वेतन में की गई यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइंस का कहना है कि कटौती 40% है, तो क्रू मेंबर्स और पायलट्स के मुताबिक अंतिम कटौती 85% हो गई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया हर महीने अपने कर्मचारियों को 230 करोड़ रुपए का भुगतान वेतन और भत्तों के तौर पर करती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। 75 अरब डॉलर हुई संपत्ति। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अरबपति मुकेश अंबानी अब दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी की संपत्ति दुनिया के जाने माने निवेशक और बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे से भी अधिक हो गई है। दुनिया के टॉप 5 अमीरों में मुकेश अंबानी एशिया से इकलौते व्यक्ति हैं। अंबानी की संपत्ति में सिर्फ 8 दिनों में ही 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले बीती 24 जुलाई को वे दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिजली बिल, ईएमआई, डीटीएच और इंश्योरेंस पेमेंट की चिंता से मिलेगा निजात। एनसीपीआई ने पेश की यूपीआई ऑटो पे सुविधा। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने हर महीने या हर तिमाही या हर 6 माह यानी रिकरिंग पेमेंट के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू कर दी है। एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई 2.0 के तहत इस नई सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके तहत यूजर्स मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, एंटरटेनमेंट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान और मेट्रो कार्ड बिल जैसे भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकेंगे। एनपीसीआई ने कहा है कि इस नई सुविधा के तहत 2000 रुपए तक के भुगतानों के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इससे ऊपर की राशि के भुगतान के लिए हर बार पिन की जरूरत होगी। हर यूपीआई ऐप में अब ई मैंडेट का विकल्प उपलब्ध होगा। इस विकल्प को चुनकर यूजर्स किसी भी रिकरिंग पेमेंट की मंजूरी दे सकेंगे। यही नहीं, अगर आपको लगता है कि किसी भुगतान को रोकना है तो आप उसी विकल्प पर जाकर रिकरिंग पेमेंट को रोक सकते हैं। वहीं भुगतान राशि घटने या बढ़ने पर यूजर्स इसमें भी बदलाव कर सकेंगे।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। Asus ROG Phone 3 भारत में हुआ लॉन्च। 16 GB रैम के साथ मिल सकते हैं ये शानदार फीचर्स। जी हां दोस्तों, Asus ने आज नया अपना गेमिंग स्मार्टफोन ROG Phone 3 लॉन्च कर दिया है। यह फोन भारत में इसके डेब्यू के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये पावर पैक गेमिंग फोन है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि आने वाले फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होंगे। हालांकि ये कब से उपलब्ध होगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ROG Phone 3 लॉन्च का इवेंट वर्चुअल हुआ है जिसकी शुरुआत 8:15 बजे हुई और फोन की लाइव स्ट्रीमिंग Asus इंडिया के ऑफिशियल YouTube पेज पर दिखाई गई। इस फोन को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक ROG Phone 3 में 6000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 30 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ आएगी। फोन में 12 GB और 16 GB रैम दी गई है और इंटरनल स्टोरेज के तौर पर इसमें 512 GB की स्टोरेज होने की उम्मीद है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।